क्या किसी ने इतना खतरनाक और ताकतवर पुलिस अफसर पहले कभी देखा है? कोई भी अपराधी अगर जरा सा भी विरोध करने की हिम्मत करता है तो ये अंकल एक जोरदार थप्पड़ में उसे बेहोश कर देते हैं। यहाँ तक कि सबसे ढीठ गुंडे भी इनके सामने टिक नहीं पाते। डोंग ली यानी हमारे खतरनाक अंकल आज की तारीख में वो कोरिया में पुलिस टीम के कप्तान हैं और कोरिया की लगभग सारी अंडरवर्ल्ड गैंग्स इनसे कांपती हैं। लेकिन इसी बीच चीन से 3 बदमाश अवैध तरीके से कोरिया में घुस आते हैं। ये लोग सूदखोरी करते हैं इतनी बेरहमी से कि अगर कर्ज न चुका सको तो सीधा हाथ काट देते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग मजे के लिए कत्ल भी करते हैं। जहां मन किया वहीं खून खराबा। पर बदकिस्मती से इन लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया। अब सवाल ये है, ये पुलिस अंकल इन गुंडों का क्या हाल करेंगे? कहानी शुरू होती है कोरिया की एक छोटी सी गली से। यह इलाका हमेशा झगड़ों और हंगामों से भरा रहता है। जैसे अभी 2 आदमी हाथों में चाकू लेकर एक दूसरे को धमका रहे हैं। हालांकि कुछ सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने आते हैं, लेकिन दोनों फिर भी लड़ने पर उतारू रहते हैं। उसी वक्त वहां से हमारे डोंग ली गुजर रहे होते हैं। बिना समय गवाए वो एक बदमाश का हाथ मरोड़ कर तोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने ज्यादा अकड़ दिखाई। दूसरा बदमाश ये देख सन्न रह जाता है। वो फौरन चाकू सौंप देता है। आसपास के लोग डोंग ली को सच्चा हीरो मानने लगते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब इन पुलिस अंकल के सामने और भी खतरनाक केसेस आने वाले हैं। डोंग ली को खबर मिलती है कि बी बार में किसी पर पीछे से चाकू से हमला हुआ है। जो आदमी घायल हुआ है वो मांग सांप गैंग का एक छोटा सदस्य होता है। अभी सही गलत कुछ भी साफ नहीं था, इसलिए डोंग ली सीधे मांग सांप गैंग के लीडर से पूछताछ करने पहुंचते हैं। लेकिन वहां उसके गुंडे बहुत ज्यादा बदतमीजी दिखाते हैं और डोंग ली को अंदर घुसने नहीं देते। नतीजा, जो आगे बढ़कर अक्कड़ दिखाता है उसे डोंग ली एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और वो वहीं बेहोश। डोंग ली से बदतमीजी सीधा मुंह टूटने वाला काम है। अब मांग सांप गैंग का असल बॉस भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। वो बताता है कि उसके आदमी पर जेएसयू गैंग के लोगों ने चाकू से हमला किया था। इतनी बात सुनते ही डोंग ली जेएसयू गैंग के इलाके में पहुंच जाते हैं। जैसे ही संदिग्ध आदमी डोंग ली को देखता है वो भागने लगता है। डोंग ली के पुलिस साथी उसका पीछा करते हैं और एक कमरे तक जा पहुंचते हैं। लेकिन वहां जेएसयू गैंग के लोग बहुत ज्यादा थे। पुलिस वालों के चेहरे लाल हो जाते हैं। तभी सब एक तरफ हटते हैं और डोंग ली को काम संभालने देते हैं। एक बदमाश आगे बढ़कर डोंग ली को गाली देता है और अगले ही पल उसका मुंह टेबल में धंसा दिया जाता है। जेएसयू गैंग बस खड़ी रहती है। किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। संदिग्ध आदमी समझ जाता है कि अब मामला खराब है, इसलिए वो बाहर की ओर भागता है। चल देखता हूँ कितनी दूर भागेगा। डोंग ली थोड़े मोटे जरूर हैं, लेकिन दिमाग बहुत तेज है। वो दूसरे रास्ते से घूमकर सीधे संदिग्ध के सामने आ जाते हैं। लेकिन ये बदमाश अब भी नहीं सुधरता। वो चाकू निकालकर धमकाता है। डोंग ली शांति से कहते हैं चाकू रख दे, लेकिन वो नहीं मानता। नतीजा, एक ऐसा थप्पड़ कि सीधा जमीन से दोस्ती हो जाती है। किस्मत अच्छी थी कि डोंग ली ने हाथ हल्का रखा, वरना ये तो सीधा ऊपर पहुंच जाता। अब दूसरी तरफ याद है वो 3 चीनी गुंडे जिनका जिक्र पहले हुआ था। चीन में खास तौर पर वांटेड होने की वजह से ये लोग कोरिया भाग आए थे। यहाँ आकर इन्होंने सूदखोरी शुरू कर दी और बेहद बेरहमी से मर्डर्स करने लगे। मांग सांप गैंग का एक छोटा सदस्य इनसे 30 मिलियन वॉन उधार लेता है, लेकिन ब्याज ऐसा लगाते हैं कि राशि सीधे 200 मिलियन वॉन हो जाती है। इतना पैसा कौन देगा? इनका बॉस मी चान अपने 2 गुंडों को भेजता है। दोनों उस लड़के का एक हाथ बुरी तरह तोड़ देते हैं ताकि सबको चेतावनी मिल जाए। मतलब साफ था, पैसा नहीं दिया तो जान भी जा सकती है। इधर डोंग ली पहले वाले संदिग्ध को थाने ले आते हैं, लेकिन ये आदमी बहुत जिद्दी निकलता है। किसी भी हाल में असल मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताता। अब डोंग ली को मजबूरन अपना खास तरीका अपनाना पड़ता है। कुछ ही देर बाद डोंग ली सीधे जेआईयू गैंग के लीडर को ढूंढने पहुंच जाते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, यहाँ भी एक बदतमीज गुंडा अकड़ दिखाता है और डोंग ली को हाथ पैर गर्म करने पर मजबूर कर देता है। यही जगह इन लोगों का अवैध जुए का अड्डा भी था, पूरा का पूरा गैर कानूनी धंधा। जल्द ही डोंग ली जेएसयू गैंग के असली बॉस तक पहुंच जाते हैं। डोंग ली सीधे उसकी नाजुक जगह दबाकर एक झटके में चेतावनी दे देते हैं, आगे से मांग सांप गैंग से पंगा मत लेना। इतना ही नहीं, डोंग ली दोनों गैंग के लीडरों को आमने सामने बैठाकर दोनों के बीच समझौता भी करवाते हैं। शुरू में जेएसयू गैंग का बॉस किसी भी हाल में मांग सांप गैंग के लीडर से माफी मांगने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सामने वाले गैंग के आदमियों ने उसका एक गैंग मेंबर मार दिया था। ये सुनकर डोंग ली शांति से कहते हैं, आज रेस्टोरेंट जल्दी बंद कर दो। बस इतना सुनते ही जेएसयू गैंग के बॉस का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो समझ जाता है अगर माफी नहीं मांगी तो कुटाई पक्का है। वो तुरंत माफी मांगकर समझौते के लिए राजी हो जाता है। लेकिन इतना भी डोंग ली के लिए काफी नहीं था। वो दोनों गैंग लीडरों को जबरदस्ती गले
लगवाते हैं और यादगार के लिए कुछ फोटो भी खिंचवाते हैं। सच कहें तो डोंग ली में कॉमेडी का तड़का भी भरपूर है, लेकिन शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाती। कुछ ही समय बाद मांग सांप गैंग के बॉस को खबर मिलती है कि उसका एक आदमी 3 चीनी गुंडों द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। उस रात वो अपने आदमियों के साथ सीधे मौके पर पहुंचता है। मामला साफ था, 30 मिलियन वॉन उधार और वापसी मांगी जा रही थी 200 मिलियन वॉन। ये सुनते ही मांग सांप गैंग का बॉस गुस्से से फट पड़ता है और तीनों चीनियों को घटिया कचरा कहकर अपमानित करता है। लेकिन अगले ही पल मी चान, 3 चीनियों का लीडर, वहीं मांग सांप गैंग के बॉस को छुरा घोंप कर मार देता है। एक पल की भी हिचक नहीं, बिल्कुल निर्दयी। इतना ही नहीं, मी चान आगे जाकर उस कर्जदार को भी मार डालता है और मांग सांप गैंग के बाकी लोगों को मजबूर करता है कि वे पूरा 200 मिलियन वॉन उसे चुकाएं। अगले दिन डोंग ली की पुलिस टीम को खबर मिलती है एक कराओके बार में हत्या हुई है। असल में इन सारी वारदातों के पीछे वही 3 बेरहम चीनी गुंडे थे जो पिछली रात तबाही मचाकर गए थे। एक खूबसूरत महिला कर्मचारी के बयान के मुताबिक तीनों गुंडे कराओके बार में जानवरों की तरह लड़कियों के साथ बदसलूकी कर रहे थे। जब बार का मालिक उन्हें डांटने आया तो मी चान ने बियर की बोतल उसके सिर पर फोड़ दी और इसके बाद उसके 2 गुंडों ने उसी कमरे में बार मालिक का हाथ काट डाला। अब ये लोग इंसान नहीं थे, ये तो पूरे के पूरे हैवान बन चुके थे। इस इलाके का एक और बड़ा गुंडा सांग हू बहुत भड़क जाता है और अपने आदमियों को 3 चीनी गुंडों को खत्म करने भेजना चाहता है, लेकिन डोंग ली उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं, सब छोड़ दो, ये मामला मैं खुद संभालूंगा, कोई बीच में नहीं आएगा। असल में मांग सांप गैंग का बॉस पहले ही मारा जा चुका था। उसके सारे आदमी अब इन्हीं हैवानों के कब्जे में थे। सबसे डरावनी बात ये थी कि तीनों चीनी गुंडों ने मांग सांप गैंग के बॉस की लाश को टुकड़ों में काटा और अलग अलग कचरे की थैलियों में भरकर सड़क किनारे फेंक दिया। इस घटना ने पूरा इलाका हिलाकर रख दिया। यहाँ तक कि डोंग ली भी यकीन नहीं कर पाए कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। मांग सांप गैंग के आदमियों को कब्जे में लेने के बाद उस हैवान ने सीधे जेएसयू गैंग के बॉस का गेम सेंटर भी हड़प लिया। इतनी हिम्मत पहले कभी किसी में नहीं थी, लेकिन फिलहाल ताकत उसी हैवान के पास थी। जेएसयू का बॉस दांत पीस कर इलाका छोड़ने को मजबूर हो जाता है। यहाँ तक कि मांग सांप गैंग के बॉस का सबसे भरोसेमंद आदमी भी दिन रात मेहनत करता है ताकि उन हैवानों को खुश रख सके, और इससे भी बदतर उसकी पत्नी उस हैवान की दासी बना दी जाती है। इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। अब देखना ये था कि 3 चीनी गुंडे कितने दिन सुकून से जिंदा रहते हैं। अगले ही दिन सांगहू गैंग के लोग सीधे उनका गेम सेंटर पूरी तरह तबाह कर देते हैं। जैसे को तैसा, तुम लोगों ने उनका कराओके बार तोड़ा तो अब तुम्हारा अड्डा भी मिट्टी में मिला दिया गया। मी चान के 2 आदमी गुस्से से पागल हो जाते हैं। इलाका अभी अभी हाथ आया था और इतनी जल्दी कोई और रौंद गया। तभी वहां जेएसयू गैंग के लोग पहुंच जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। कुछ ही देर में वहां डोंग ली भी पहुंच जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वो मूर्ख अपनी औकात भूलकर डोंग ली से लड़ने लगा। नतीजा, डोंग ली उसे कुत्ते की तरह गले से दबोच लेते हैं। दूसरा आदमी 2 पुलिस वालों से भिड़ता है, लेकिन किस्मत से भाग निकलता है। आखिरकार पुलिस सिर्फ उसी पहले वाले को थाने ले जाती है, लेकिन ये आदमी मी चान का पक्का वफादार निकलता है। वो किसी भी हालत में अपने बॉस का पता नहीं बताता। मजबूर होकर डोंग ली को इलेक्ट्रिक स्टन गन का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो एक शब्द नहीं बोलता। अगले दिन जेएसयू गैंग का बॉस अपनी बूढ़ी माँ का जन्मदिन धूमधाम से मनाता है। पूरा माहौल खुशी से भरा होता है, लेकिन तभी मी चान और उसका आखिरी आदमी वहां पहुंच जाते हैं। भीड़ में घुसकर एक एक करके जेएसयू गैंग के आदमियों को मारना शुरू कर देते हैं। मी चान जहां तलवार चलाता है वहां लाशें बिछने लगती है। कुछ ही पलों में खून की नदी बहने लगती है। आखिरकार जेएसयू का बॉस खुद उस हैवान के सामने आता है। दोनों के बीच भयानक जंग छिड़ जाती है। लड़ाई बेहद क्रूर होती है। यहीं पर कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है। मी चान दिखने में जितना चालाक था उतना ही खतरनाक भी। मौका मिलते ही जब बड़े लीडर जेएसयू काबू में आ गया तो उसने वहीं पर उसे मार डाला। इसके बाद अंडरवर्ल्ड में हालात और भी ज्यादा बेकाबू हो गए, जिससे पुलिस विभाग पूरी तरह उलझन में पड़ गया। ऊपर से वरिष्ठ अधिकारियों ने डोंग ली की टीम को कड़ी फटकार लगाई। 2 महीने पहले कराओके बार में हुई हाथ काटने की घटना अभी तक सुलझी नहीं थी और अब एक नया मामला सामने आ गया था। पुलिस टीम इस केस को दूसरी टीम को सौंपना चाहता था, लेकिन डोंग ली ने जोर देकर कहा कि वह खुद इन सभी मामलों को सुलझा सकता है। दूसरी टीम का इंस्पेक्टर भी इस केस को हथियाने आ गया, जिससे दोनों टीमों के बीच लड़ाई शुरू हो गया। आखिरकार मुख्यालय ने फैसला किया कि केस डोंग ली की टीम ही संभालेगी, लेकिन शर्त यह थी कि उनके पास सिर्फ 10 दिन होंगे। लीडर्स के बाहर जाते ही डोंग ली ने उस दूसरे इंस्पेक्टर से हाथ मिलाया। काम छीनने की कोशिश का यही अंजाम होता है। उधर मी चान 2 अन्य साथियों के साथ सौदे की बात कर रहा था। तभी सांगहू के गुंडे वहां पहुंच गए। किस्मत अच्छी थी कि वह बचकर निकल गया, वरना उसकी हड्डियां तक चूर हो जाती।
भागते समय एक आदमी मौका देखकर मीचान पर हमला करता है अपने लीडर की मौत का बदला लेने के लिए, लेकिन मीचान कोई आसान शिकार नहीं था। वो आदमी आसानी से मीचान के हाथों मारा जाता है, वो भी बहुत ही निर्दयी तरीके से। और ये निर्दयी आदमी सिर्फ यही नहीं करता, वो उसकी पत्नी को भी मारता है और उसे धमकाता है ताकि वह सच बताए। वो कहती है कि असल मास्टरमाइंड जो इन सब के पीछे था वो है संग हू। इधर डोंग ली के पास ज्यादा समय नहीं बचा था जांच पूरी करने के लिए। इतना ही नहीं, चीन से पुलिस भी यहाँ पहुंच चुके थे और वो मी चान के आदमी को चीन वापस ले जाने वाले थे। डोंग ली उस आदमी को समझाता है अगर उसने मी चान के बारे में सच बताया तो डोंग ली उसे कोरिया की जेल में रखेगा, कुछ सालों बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर चीन की जेल में भेजा गया तो मृत्यु दंड तय था। लेकिन ये आदमी बहुत जिद्दी निकला और कुछ भी नहीं बताया। डोंग ली हाथ खड़े कर देता है और चीन पुलिस उसे ले जाती है। लेकिन रास्ते में दो चीनी पुलिस वाले गलती से ड्रग्स दिखा देते हैं। आदमी ने मौका देखा तो उसने कहा अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं सारा ड्रग्स का माल कोरिया में बेचने में मदद करूंगा और मोटा पैसा मिलेगा। ये सुनकर दोनों पुलिस वाले राजी हो जाते हैं। वो उसे फोन नंबर दे देते हैं और कहते हैं जब खरीदार तैयार हो हमें कॉल करना। वो आदमी खुश होकर वहां से चला जाता है। लेकिन असली चाल डोंग ली की थी। डोंग ली ने एक जाल बिछा दिया था। उसने उस आदमी को फंसाया ताकि मीचान को पकड़ा जा सके। वो आदमी अपने लीडर के पास पहुंच जाता है और उसे सब बताता है। लेकिन मीचान बहुत चालाक निकला। उसे शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो आदमी ड्रग्स निकाल कर दिखाता है। अब जाकर मीचान थोड़ा विश्वास करता है। फिर वो आदमी फोन करता है और कहता है आज रात बार में मिलते हैं। डोंग ली और उसके साथी पूरा प्लान बना चुके थे ताकि उन्हें आज पकड़ लिया जाए और सब कुछ पूरी तरह सफल हो जाता है। हम देखते हैं तीनों चीनी गुंडे अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर ड्रग्स लेने निकल जाते हैं। कुछ ही देर में सारे गुंडे सीधा डीलिंग रूम में जाते हैं और वहां डोंग ली के लोग उसे फंसाने के लिए तैयार खड़े होते हैं। लगता था कि डोंग ली ने पूरे गैंग को पकड़ लिया है, लेकिन अचानक उसने देखा कि मी चान वहां नहीं है। असल में मी चान यहाँ आने के बजाय अपने कुछ साथी लेकर पहले कराओ के बार में पहुंचा ताकि संग हू से बदला ले सके। जहां भी वो गया वहां सभी को बेरहमी से मारने लगा। 10 से ज्यादा गार्ड्स भी इन शैतानों को रोक नहीं पाए। थोड़ी ही देर में मीचान ने संग हू को ढूंढ लिया। संग हू उसे देखकर डर के मारे भागने लगा। सड़क पर उनका भयंकर पीछा शुरू हुआ। आखिरकार मीचान ने उसे पकड़ लिया और तेज धार वाले चाकू से हमला किया। भाग्य से पहले से ही डोंग ली ने संग हू को बुलेट प्रूफ जैकेट दे रखा था, इसलिए मीचान उसे मार नहीं पाया। कुछ ही देर बाद सुरक्षा पुलिस भी वहां पहुंच गई और मीचान को पकड़ने की कोशिश करने लगी। मीचान ने देखा कि अब संग हू डॉन को मारना पॉसिबल नहीं है तो वो वहां से भागने लगा। वो तुरंत हवाई अड्डे की तरफ निकल गया ताकि चीन भाग सके। पैसे और पासपोर्ट तैयार थे। एयरपोर्ट पर कपड़े बदलकर जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा डोंग ली पहले से ही वहां बाहरी इलाके में उसका इंतजार कर रहा था। मीचान समझ गया कि अब भागना नामुमकिन है। उसने टिकट फेंक दिया। फिर शुरू हुआ असली फाइट। मीचान और डोंग ली के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। मीचान बहुत दर्द में था लेकिन फिर भी खड़ा होकर लड़ता रहा। लेकिन डोंग ली ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और मीचान बेहोश हो गया। एंड में सभी अपराधियों को कानूनी सजा दी गई। बुरे लोग हमेशा भयानक परिणाम भुगतते हैं। क्या आप मानते हैं कि डोंग ली सच में एक असली हीरो पुलिस ऑफिसर हैं? कमेंट में जरूर बताइए।